जय हिंद दोस्तों। हम लोग एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो उत्तर प्रदेश पीजीटी का जो एग्ज़ाम है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की एक श्रृंखला जो प्रारंभ किए हैं। इस श्रृंखला में सारे इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग रखेंगे, जिससे एक्सप्लेन करने से उससे संबंधित और प्रश्न जो बनते हैं और जो पूछे जाते हैं उन प्रश्नों पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, कि जिससे कम समय में आप लोगों को अधिक प्रश्नों का लाभ मिले। और मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैक्सिमम प्रश्न आपके एग्जाम में मिल जाएं, और अवश्य मिलेंगे। ये मैं यह तो नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग पेपर आउट कराएंगे, लेकिन अपना अनुभव जो पेपर क्वेश्चन पूछने का तरीका है, और ध्यान रखना है प्रश्न जो है प्रत्येक वर्ष या फिर हर बार टफ होते जाते हैं, इसलिए जो पढ़ने का तरीका है बड़ा ही केयरफुल होना चाहिए और बड़े ही डेप्थ में जाकर के पढ़ाई करने की ज़रूरत है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए आयोग के जिस तरह प्रश्न बनते हैं और बनेंगे उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग इन प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। तो आइए इस सेशन के प्रश्न को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इन प्रश्नों को डिस्कशन करते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योगिनीपुर किस नगर का पुराना नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। योगिनीपुर आपसे एग्जाम में अवश्य पूछा जाएगा, योगिनीपुर किस नगर का पुराना नाम है? ऑप्शन कह रहा है ए दिल्ली, बी प्रयाग, सी काशी और डी कन्नौज। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा वह ए होगा, दिल्ली होगा। दिल्ली का पुराना नाम योगिनीपुर था। लेकिन इस बात का एविडेंस कहाँ से मिलता है, साक्ष्य कहाँ से मिलता है, प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो इस बात का, दिल्ली का प्राचीन नाम योगिनीपुर था, इस बात की जानकारी हमें पांडुआ नामक स्थान से एक अभिलेख मिला है। पांडुआ जो स्थान है एक अभिलेख है, एक अभिलेख मिला है और यह पांडुआ नामक स्थान पर है। पांडुआ नामक स्थान पर है और यह पांडुआ नामक स्थान कहाँ पड़ता है? मारवाड़ में पड़ता है। अब आप समझ गए होंगे आप लोग कि मारवाड़ कहाँ पर है स्थित, जोधपुर यानी राजस्थान में। तो यह पांडुआ नामक स्थान पर यह अभिलेख है और इस अभिलेख पर जो सन खुदा है 1301 ईस्वी का है। ओके, तो 1301 ईस्वी का यह सन खुदा है और इसी अभिलेख पर योगिनीपुर का नाम अंकित है और किस रेफरेंस में है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन का नाम इस पर अंकित है और इस अलाउद्दीन को योगिनीपुर का शासक बताया गया है। ओके, योगिनीपुर का इसे शासक बताया गया है और राजस्थान पर इस आक्रमण के, अलाउद्दीन के आक्रमण का उल्लेख है। हालांकि इस पर विक्रम संवत है और विक्रम संवत 1358 खुदा है। विक्रम संवत 1358 खुदा है, जो ईस्वी में 1301 ईस्वी हो जाएगा। तो यह अभिलेख जो योगिनीपुर खुदा है और इस पर अलाउद्दीन का नाम है, और यह अभिलेख आपसे पूछा जा सकता है संस्कृत भाषा में है। लैंग्वेज क्या है, इसकी भाषा क्या है? संस्कृत है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। संस्कृत भाषा में यह अभिलेख है, पांडुआ में है, जो मारवाड़ रियासत में यानी मारवाड़ में पड़ता था। 1301 ईस्वी का है। इस पर अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान पर यानी राजपूताना क्षेत्र पर आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है और अलाउद्दीन को बताया गया है कि यह योगिनीपुर का शासक था। ओके, तो यह एविडेंस है कि योगिनीपुर से तात्पर्य क्या है? दिल्ली। दिल्ली सल्तनत का शासक यानी दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था और इस बात का उल्लेख इस पांडुआ नामक इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख पर मिलता है और यह राजस्थान में मारवाड़ में पड़ता है और यह जो अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है, वह संस्कृत भाषा में है। ओके, तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों को बहुत ही एथेंटिक
जो सोर्सेस के द्वारा इन प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं, ओके, कि जिससे आप लोगों का जो क्वेश्चन है वह आंसर है वह गलत ना हो, किसी भी रूप में गलत ना हो। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस योगिनीपुर से संबंधित जो दिल्ली का प्राचीन नाम है, पुराना नाम था, वह उसके बारे में जो एविडेंस है इस पांडुआ नामक स्थान से है, अलाउद्दीन खिलजी का है, इस पर नाम खुदा है, योगिनीपुर का इसे शासक बताया गया है, 1301 ईस्वी का है। तो इस प्रश्न से संबंधित हम लोग इतने तथ्य देखें और यह इस प्रश्न से संबंधित अलग तरह से भी जो आपसे प्रश्न बनाया जाएगा, पूछा जाएगा कि राजस्थान में किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी का अभिलेख स्थित है या मिला है, तो पांडुआ नामक स्थान। पांडुआ नहीं रहेगा तो मारवाड़ आप मारिएगा, ओके। तो या फिर यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के राजपूताना क्षेत्रों पर आक्रमण का उल्लेख किससे मिलता है या आक्रमण के बारे में जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, तो यही एक अभिलेख मिलता है, इंस्क्रिप्शन है जो प्रमाण देता है, एविडेंस देता है कि अलाउद्दीन खिलजी राजस्थान के क्षेत्रों पर आक्रमण किया था, ओके। और उस पर इसे योगिनीपुर का शासक बताया गया है, यानी दिल्ली का शासक बताया गया है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा है बरनी डांग का उल्लेख करता है, यह क्या था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है बरनी डांग का उल्लेख करता है, यह क्या था, ओके। बरनी से तात्पर्य इतिहासकार का नाम है, पूरा नाम उसका जियाउद्दीन बरनी है, पूरा नाम इसका जियाउद्दीन बरनी है, ओके। और एग्जाम में बरनी नाम ही प्रिंट करता है ओनली, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, पूरा नाम जियाउद्दीन बरनी है। और जियाउद्दीन बरनी यह दिल्ली सल्तनत में था, ओके। और इसी ने डांग शब्द का उल्लेख किया है। अब यहाँ पर डांग शब्द का जो उल्लेख किया है तो किसके सेंस में किया था, किस रिफरेंस में किया है, वही पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन कह रहा है, ए कह रहा है कर यानी टैक्स के रूप में, बी कह रहा है चित्रकला यानी पेंटिंग के रूप में, सी कह रहा है गुप्तचर, और डी कह रहा है मुद्रा यानी करेंसी के रूप में, ओके। तो इसके आंसर पर अगर हम लोग विचार करेंगे तो इसका आंसर सही होगा डी, मुद्रा यानी करेंसी के रूप में किया है, यह सही आंसर हुआ, ओके। लेकिन इससे संबंधित कुछ बातें और है, उस पर भी डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह क्या है कि जियाउद्दीन बरनी ये डांग जो मुद्रा यानी करेंसी का उल्लेख करता है, यह किस शासक से के बारे में करता है या कि दिल्ली के किस सुल्तान से के बारे में यह करता है, इसको जान लेना जरूरी है। और डांग नामक मुद्रा का उल्लेख क्या और भी इतिहासकार करते हैं कि दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान के द्वारा चलाया गया, यह भी आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है कि डांग नामक मुद्रा यानी करेंसी दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा, ओके, चलाया गया या प्रचलन किया गया, तो उस पर हम लोग विचार कर लेते हैं। तो देखिए जियाउद्दीन बरनी इस डांग नामक मुद्रा का उल्लेख एक दिल्ली सल्तनत के एक शक्तिशाली पावरफुल शासक के बारे में करता है। उसका नाम हम लोग लिखते हैं, आपको याद हो जाएगा, नाम उसका है अलाउद्दीन खिलजी, ओके। अलाउद्दीन खिलजी शासक के बारे में करता है और बड़ा ही पावरफुल शासक था, आप लोग भी इसको जानते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहता है, और अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल सेना रखा था और कम खर्च में विशाल सेना वो रखना चाहता था, इसीलिए उसने मार्केटिंग सिस्टम यानी बाजार व्यवस्था को प्रारंभ किया। और बाजार व्यवस्था को प्रारंभ करने वाला, बाजार व्यवस्था यानी मार्केटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने वाला या फिर प्रचलन करने वाला या चलाने वाला अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। यह भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बाजार व्यवस्था यानी मार्केटिंग सिस्टम अलाउद्दीन खिलजी ने जो लाया,
इस बाजार में जो भी वस्तुएं बिकती थी यानी उनका विक्रय होता था, उन सभी का भाव यानी प्राइस, जिसे मूल्य आप कहते हैं, निश्चित किया और उसी निश्चित यानी निर्धारित प्राइस पर, दाम पर, मूल्य पर उन वस्तुओं का विक्रय किया जाता था। अगर दुकानदार उससे अधिक मूल्य ले लेते थे या अधिक पैसे ले लेते थे तो फिर इस बात की जानकारी हो जाती थी, तो उन दुकानदारों को कठोर दंड दिया जाता था। ओके, कभी कभी वस्तुओं के वजन तौलते समय अगर 100 ग्राम 50 ग्राम जैसे आजकल केजी में चलता है, तो अगर उतने में कम तौले तो उतने के बराबर उनका मांस काट लिया जाता था। ओके, ये सब बातें उल्लेख बरनी करता है, मार्केटिंग व्यवस्था के बारे में उल्लेख बरनी करता है। और तारीख फिरोजशाही, अपनी बुक तारीख फिरोजशाही में यह भी आपसे क्वेश्चन बनता है, पूछा जाएगा। तो अलाउद्दीन के बाजार व्यवस्था का उल्लेख बरनी करता है और बरनी कहता है कि इस प्रकार सभी वस्तुओं का मूल्य निर्धारित होने से जो वस्तुएं थी काफ़ी सस्ती हो गई। ओके, यानी वस्तुओं का मूल्य निर्धारित हुआ जिससे वस्तुएं काफ़ी सस्ती हो गई। और वह एग्जाम्पल कहता है, देता है, एग्जाम्पल क्या देता है, कहता है एक ऊंट का प्राइस यानी मूल्य 4 डांग हो गया। इसी सेंस में इस शब्द का प्रयोग करता है। ओके, 4 डांग हो गया, यानी डांग का उल्लेख किस रूप में कर रहा है, मुद्रा के रूप में। यही आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इसका उल्लेख, डांग नामक मुद्रा का उल्लेख जियाउद्दीन बरनी करता है और किस सुल्तान के शासनकाल के समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में। तो इसका मतलब कभी भी इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाए कि डांग नामक मुद्रा का प्रचलन किस शासक द्वारा करवाया गया या किसके समय में प्रचलन था, तो उसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी होगा, जियाउद्दीन बरनी के अकॉर्डिंग। अन्य किसी इतिहासकार के द्वारा जहाँ तक मेरी जानकारी है किसी ने नहीं किया है। ओके, तो यह भी आंसर आपको मिल गया कि किसके काल में और किस रेफरेंस में जियाउद्दीन बरनी ने किया है, तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में और बाजार व्यवस्था के रेफरेंस में किया है कि वस्तुएं सस्ती हो गई और एक ऊंट का मूल्य 4 डांग था। लेकिन अब आगे क्या कहता है, क्रिटिकल कमेंट सुनिए आप लोग। इसका कथन कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि वस्तुएं सस्ती हो गई, एक कैमेल यानी ऊंट का प्राइस यानी मूल्य जो है 4 डांग हो गया, लेकिन यह 4 डांग आए कहाँ से? वस्तुएं सस्ती हो गई लेकिन कॉमन पीपुल, आम जनता के पास यानी प्रजा के पास पैसे थे ही नहीं, तो वस्तुएं खरीदे कहाँ से? इस रेफरेंस में करता है, इसका क्रिटिकल कमेंट करता है जियाउद्दीन बरनी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग देखें, यानी यह मुद्रा है, बरनी डांग का उल्लेख करता है, यह क्या है, तो यह मुद्रा है यानी करेंसी है। किसके रेफरेंस में करता है? बरनी अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो बाजार व्यवस्था है उसके सेंस में, और वस्तुओं के मूल्य के समय में करता है कि एक ऊंट का दाम 4 डांग हो गया था। यानी डांग शब्द का सेंस क्या हो गया? मुद्रा से यानी करेंसी से। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनता है कि जियाउद्दीन बरनी दिल्ली सल्तनत के किस शासक का समकालीन था, कंटेम्पोररी था? तो अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन नहीं था, अपितु मोहम्मद बिन तुगलक यानी तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन था। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वह 17 वर्षों तक, ध्यान रखना है, यह 17 वर्ष तक नादीम के पद पर था। और नादीम से तात्पर्य होता है सचिव कह लीजिए या फिर सलाहकार। तो यह मोहम्मद बिन तुगलक का सचिव था, आबलिक सलाहकार था 17 वर्षों तक। और उसने तारीख फिरोजशाही नामक बुक लिखा है, उसी में अलाउद्दीन खिलजी का भी उल्लेख, अलाउद्दीन के बाजार व्यवस्था का भी उल्लेख, और उसी बुक में डांग नामक क्वाइंस, यानी क्वाइंस मत कहिए, करेंसी, ओके, डांग नामक करेंसी का उल्लेख करता है। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोग जाने और इससे संबंधित इतने एक्स्ट्रा जो तथ्य था, फैक्ट्स हम लोग जाने जो आपके एग्जाम से संबंधित है या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार इतने संदर्भों से क्वेश्चन और बन सकता है और बनता भी है, आता भी है। ओके, बढ़ते हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन गुलामों का गुलाम था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है और आने की भी संभावना है। ओके,
है तो इजी क्वेश्चन, बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और आप गलत भी कर देते हैं आप लोग। तो प्रश्न को एक बार फिर आप लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन गुलामों का गुलाम था? ऑप्शन ए कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी कह रहा है इल्तुतमिश, सी कह रहा है एल्दाउज और डी कह रहा है कुबाचा। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग कि कुतुबुद्दीन ऐबक भी दास था, और यहाँ जो है गुलाम का मतलब दास, ध्यान रखिएगा, गुलाम से तात्पर्य है दास, यानी दासों का दास था, ऐसे भी आप समझ सकते हैं अपने शब्दों में, गुलामों का गुलाम था। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम लोग जानते हैं कि यह दास था, ठीक। इसके बाद इल्तुतमिश के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि यह भी दास था। इसके बाद एल्दाउज के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि यह भी दास था, और कुबाचा के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि यह भी दास था। इसका मतलब चारों ऑप्शन में जो नाम दिया गया है यह चारों ही दास थे, यानी स्लेव थे। ओके, यानी गुलाम थे। किसके थे देख लिया जाए, इसी में आंसर निकल जाएगा। तो देखिए, एक गजनी का शासक था, एक गजनी का शासक था, उसका नाम मोहम्मद गोरी था। गजनी का शासक जो मोहम्मद गोरी था, इसके दास, हालांकि मोहम्मद गोरी था, इसके दास थे, इसके 3 दास थे। दास तो बहुत थे, लेकिन जो राजनीति में पार्टिसिपेट करते थे मुख्य 3 थे। वह कौन थे, इसको हम लोग देख लेते हैं। एक था एल्दाउज, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 कुबाचा, और नंबर 3 कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ऐबक ही लिख देते हैं हम शॉर्ट में, ऐबक। ये 3 दास थे। और जब मोहम्मद गोरी भारत को जीता तो ऐबक को भारतीय क्षेत्र का हाकिम बनाया, यानी भारत के विजित क्षेत्रों का इन्हें प्रमुख बनाया। ओके, हाकिम। कुबाचा को सिंध के क्षेत्रों का बनाया प्रमुख या हाकिम, और एल्दाउज को गजनी का। यह 3 दासों को 3 जगह दे दिया था। ओके, तो तीनों दास हैं, और इसके बाद इल्तुतमिश भी दास है। लेकिन प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में कौन गुलामों का गुलाम था, यानी दासों का दास था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश को खरीदा था। इल्तुतमिश को खरीदा था, इसलिए इल्तुतमिश क्या था, गोरी के ये सब क्या थे, दास थे, यानी गुलाम थे। और फिर ऐबक का जो दास था या गुलाम था वह इल्तुतमिश था। ओके, तो इस प्रकार ये तीनों एल्दाउज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ऐबक मोहम्मद गोरी के दास थे। और इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दास था वह इल्तुतमिश था। इस प्रकार प्रश्न कह रहा है दासों का दास कौन था, यानी गुलामों का गुलाम कौन था, तो आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश हो जाएगा। क्यों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश। दासों का दास कौन रहेगा, इल्तुतमिश। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी ऐबक को खरीदा, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा, इसलिए मोहम्मद गोरी का दास ऐबक और ऐबक का दास इल्तुतमिश, इसलिए दासों का दास। प्रश्न जो पूछ रहा है आंसर क्या होगा, इल्तुतमिश होगा। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह देखने में तो बड़ा आसान सा प्रश्न था, लेकिन आगे चल कर के एग्जाम में आपसे गलत हो जाता है। और यही दोनों दास कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश जो है कि भारत में तुर्की साम्राज्य का नींव डालने वाला ऐबक था। 1206 ईस्वी में तुर्की साम्राज्य की स्थापना भारत में करते हैं। ओके, और वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। यहाँ पर एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सुल्तान नहीं बन पाया। भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापना या स्थापना तो ऐबक ने किया, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है, इसलिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक दास्ता से मुक्त ही नहीं हो पाया। और 1206 ईस्वी में इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास्ता से मुक्त कर दिया था, इसीलिए इल्तुतमिश सुल्तान बन गया और कुतुबुद्दीन ऐबक दास का दास ही रह गया। इसीलिए ऐबक जब
भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना 1206 में किया और मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई दमयक नामक स्थान पर सिंध में, तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक सिपह सलार की ही पदवी धारण किया। ओके, सुल्तान की पदवी धारण नहीं किया। हालांकि अब 1208 ईस्वी में 8-9 में जब गजनी पर आक्रमण किया, एल्दौज को पराजित किया था, तो मोहम्मद गोरी के भतीजे ने इसे दास्ता से मुक्त किया था। लेकिन ऐबक को पता था कि वह इस्लामिक नियम के अनुकूल नहीं है, यानी शरा के नियम के अनुकूल नहीं है। शरा में क्या कहा गया है कि दास को यानी गुलाम को उसका मालिक जो खरीदा है वही दास्ता से मुक्त कर सकता है। इस बात को कुतुबुद्दीन ऐबक जानता था कि हमारे मालिक यानी मोहम्मद गोरी की मृत्यु 1206 में हो गई। ओके, खोखरों द्वारा मार दिए गए दमयक नाम का स्थान पर सिंध में, और इसीलिए अन्य कोई अब उनके परिवार का फैमिली मेंबर कोई भी दास्ता से मुक्त करेगा तो हम नियम हम मुक्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो नियम है, नियम यही है कि जो स्वामी आनर मालिक खरीदा है वही दास्ता से मुक्त कर सकता है, तभी दास मुक्त होंगे। तो इल्तुतमिश को तो ऐबक ने मुक्त कर दिया मोहम्मद गोरी के कहने पर, क्योंकि उस समय खोखरों का जो विद्रोह था दमन करने के लिए आया था, और मोहम्मद गोरी ने यह आश्वासन दिया था कि जब हम सिंध से वापस गजनी जाएंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपको भी दास्ता से मुक्त कर देंगे। लेकिन होनी को क्या पता कि खोखरों ने 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की हत्या कर दिया। कहाँ पर? सिंध में, दमयक नामक स्थान पर। तो इस प्रश्न के आंसर के परिप्रेक्ष्य में इतने हम लोग तथ्यों पर डिस्कशन किए। ओके, और इतने रेफरेंस से आपके क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ध्यान रखना है। एल्दौज गजनी का प्रशासक था, हाकिम कुबाचा को सिंध का बनाया था और ऐबक को भारतीय क्षेत्रों का बनाया था। इस प्रकार दासों का दास, गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश हो जाएगा। ओके, हालांकि बड़े ही संक्षेप में हम आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तथ्य बहुत ज़्यादा है। लेकिन खैर फिर भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूँ। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक ने शरा के नियमों का उल्लंघन किया? ओके, किस शासक ने शरा के नियमों का उल्लंघन किया? और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन में कह रहा है इल्तुतमिश, बी कह रहा है नासिरुद्दीन महमूद शाह, सी कह रहा है बलबन, और डी कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी। ओके, तो इसमें अगर आंसर में देखा जाए तो इल्तुतमिश तो हो नहीं सकता, क्योंकि वह खलीफा से अपने पद की वैधानिकता को प्राप्त किया। ओके, और वह शरा के नियमों के अनुकूल शासन करता था। नासिरुद्दीन महमूद, जो बी कह रहा है नासिरुद्दीन महमूद, यह भी एक धार्मिक प्रवृत्ति का शासक था। ओके, यह भी कुरान की प्रतियां लिखता था और टोपी भी सिलता था, उसका बिक्री करता था, उससे जो इनकम होती थी उससे अपना खर्च चलाता था। हालांकि एक सुल्तान के लिए थोड़ा सा ये बातें सुन करके थोड़ा एक अजीब सा लगता है, लेकिन इस तरह के प्रमाण मिलते हैं तो यह धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ओके, तो नासिरुद्दीन महमूद भी एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, तो यह भी शरा के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। आगे कह रहा है सी बलबन, बलबन भी ऐसा काम नहीं किया जिससे शरा के नियमों का उल्लंघन हो। ऑप्शन डी कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी, इसका सही आंसर अलाउद्दीन खिलजी होगा। ओके, अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी शरा के नियमों का उल्लंघन किया, इसके बारे में एविडेंस भी तो हम लोगों को चाहिए, साक्ष्य भी तो चाहिए कि क्या ये गलत है कि सही है। तो इसका सही आंसर तो अलाउद्दीन खिलजी होगा। अब अलाउद्दीन खिलजी शरा के नियमों का पालन करता था कि नहीं, यह उसके मुख से ही हम लोग सुन ले। ओके, तो अलाउद्दीन खिलजी एक बार बयाना के काजी से, बयाना नामक जो स्थान है यह राजस्थान में पड़ता है। ओके, बयाना के काजी मुगीसुद्दीन से मिला, मुगीसुद्दीन से मिला और उन्हीं से जो इसका साक्षात्कार हुआ उसी में ये बातें खुल करके सामने आ गई। यानी अलाउद्दीन खिलजी बयाना के काजी मुगीसुद्दीन से मिला और काजी से कहता है, यानी काजी मुगीसुद्दीन से कहता है कि मैं एक सुल्तान हूँ, शासक हूँ दिल्ली सल्तनत का, और एक सुल्तान के रूप में जो कार्य करता हूँ वो हमें पता नहीं है कि वह शरा के अनुकूल है, यानी इस्लामिक धर्म के नियमों के अनुकूल है कि नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि मैं पढ़ा लिखा मुसलमान नहीं हूँ, साफ साफ कहता है।
कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए हमें इस बारे में ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है कि हमारा इस्लाम धर्म में जो शरअ है, जो इस्लामिक नियम है, वह क्या कहते हैं। लेकिन मैं वही कार्य करता हूँ जो राज्य और जनता के भलाई के लिए उपयुक्त होते हैं, यानी एप्रोप्रिएट है। अब उसमें शरअ के नियम यानी इस्लामिक नियमों का उल्लंघन भी हो जाए तो होने दिया जाए, क्योंकि हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट राज्य है और हमारी प्रजा है। तो इसके मुख से, अलाउद्दीन खिलजी के मुख से ही इस बात की जानकारी मिल जा रही है कि काजी बयाना के काजी मुगुसुद्दीन से जो इसका साक्षात्कार हुआ, उसी से पता चल जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी शरअ के नियमों की परवाह नहीं करता है। इसलिए क्वेश्चन है, किस शासक ने शरअ के नियमों का उल्लंघन किया? तो अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा साक्ष्य मिलता है कि इसने खुम्स नामक एक कर था, ओके, उसको जो शरअ के अनुकूल था। हालांकि आगे हम लोग डिटेल टैक्स में पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग जरूर जानते होंगे, इस बात को जानने का प्रयास करिएगा। हम हिंट दे रहे हैं, फिर आगे हम लोग डिटेल इसको देख लेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी जो खुम्स नामक लूट का धन होता था, उसकी जो दर थी शरअ के अनुसार, उसको भी चेंज कर दिया। और यह प्रश्न कितना किया चेंज, या आप लोग कमेंट में अवश्य बताइएगा। आगे हम डिटेल में जरूर बताएंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया? किस शासक ने शरअ के नियमों का उल्लंघन किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया? ओके, आगरा नगर बसाया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगरा नगर की बात कह रहा है, आगरा नगर को किसने बसाया? ऑप्शन में कह रहा है इल्तुतमिश, बी कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है फिरोज शाह तुगलक, और डी कह रहा है सिकंदर लोदी। ओके, तो इसका सही आंसर जो होगा वह डी होगा, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। ओके, और इल्तुतमिश के बारे में तो नहीं, अपितु फिरोज शाह तुगलक तो बहुत ही नगर बसाए थे, फिरोज शाह कोटला, फिरोजाबाद, हिसार। ओके, इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट है जौनापुर यानी जौनपुर। जौनपुर आपसे एग्जाम में बार बार पूछता है, तो जौनपुर इसने बसाया था। और 1359-60 में बसाया था, और गोमती नदी के किनारे, और मोहम्मद बिन तुगलक के याद में। तो जौना खां इनका नाम था, तो जौनपुर का नाम जौनापुर था, लेकिन धीरे धीरे बदलते बदलते ओके जौनपुर हो गया। तो इस बात को ध्यान रखना है कि फिरोज शाह तुगलक जौनपुर नगरों को तो बहुत बसाया, लेकिन जौनपुर के बारे में आपसे एग्जाम में बड़ा पूछताछ है, यानी सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हम लोग। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी राजधानी अपनी बनाई थी देवगिरी को, तो दौलताबाद नाम बदला था। तो दौलताबाद को मोहम्मद बिन तुगलक ने बसाया था, महाराष्ट्र में पड़ता है दौलताबाद। अब हम लोग थोड़ा आगरा पर डिस्कशन कर लेते हैं कि आगरा नगर को बसाने वाला सिकंदर लोदी है, तो कब उसने आगरा नगर को बसाया? तो आगरा नगर को बसाया सिकंदर लोदी सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया। कब बसाया गया? तो 1504 ईस्वी में आगरा नगर को बसाया गया। 1504 में इसकी स्थापना करता है, यानी आगरा नगर की। और दो गांवों को मिला करके, देखिए दो विलेज को मिला करके, एक है बासी और दूसरा विलेज यानी गांव था पोया। बासी और पोया नामक ये दो विलेज यानी ग्राम को मिला करके, इसको मिला करके इसने क्या बनाया? बसाया आगरा। और आगरा किस नदी, यह दोनों गांव कहां पर थे? यमुना नदी के किनारे। तो आगरा नगर यमुना नदी के किनारे सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में बसाया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दो गांवों को मिला करके, बासी और पोया नामक दो गांवों को मिला करके उसने इस नगर को बसाया, और यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। ओके, और फिर आगे चल करके इसे अपनी राजधानी बनाया।
इसी आगरा को इसने राजधानी बनाया, अपनी राजधानी बनाया। और राजधानी बनाया। राजधानी कब बनाया? 1506 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाया। तो इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इस आगरा नगर को की स्थापना अथवा आगरा नगर को बसाने वाला जो शासक था सिकंदर लोदी है। ओके, लोदी वंश का दूसरा शासक है और 1504 ईस्वी में इसे बसाया। बासी और पोया नामक दो विलेज जो यमुना नदी के किनारे थे, इन्हीं को मिला करके इस आगरा नगर की स्थापना किया। और 1504 ईस्वी में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आगे चल करके 1506 ईस्वी में इसे अपनी कैपिटल यानी आगरा को राजधानी बनाया। तो इससे संबंधित, इस आगरा नगर से संबंधित इतने पॉइंट आपको मिले। यानी सिकंदर लोदी ने बसाया 1504 ईस्वी में, आगे चल करके 1506 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाया आगरा को। और आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित बासी और पोया दो विलेज को मिला करके इसने इस नगर की स्थापना की। ओके, तो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पर हम लोग देखें कि फिरोज शाह जौनपुर यानी की स्थापना किया, यह भी आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक दौलताबाद, हालांकि फिरोज शाह तुगलक बहुत ही नगरों की स्थापना किया है, आगे क्वेश्चन में हम लोग डिटेल देख लेंगे। ओके, तो यह इस आगरा नगर से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इतने संदर्भों से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बनते भी हैं। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न कह रहा है, अमीर खुसरो आशिका आशिकी नामक पुस्तक किसके कहने पर लिखा? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर तो पहले आपसे एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया। कभी कभी एक ग्रंथ भी दे करके पूछ देता है कि आशिका अथवा आशिकी नामक ग्रंथ यानी मसनवी किसने लिखा है? तो अमीर खुसरो। तो पहला प्रश्न यानी यह बन गया और इसका आंसर अमीर खुसरो, यानी अमीर खुसरो के द्वारा आशिका अथवा आशिकी नामक ग्रंथ लिखा गया है। इसका सही नाम आशिका है, लेकिन आशिकी के नाम से ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है। ओके, तो किसके कहने पर लिखा? ऑप्शन कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी, बी कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है खिज्र खां, सी है सादी खां और डी है शिहाबुद्दीन उमर। ओके, तो इसमें जो सही आंसर होगा वह होगा खिज्र खां। खिज्र खां के कहने पर अमीर खुसरो ने आशिका नामक एक प्रेम कहानी या प्रेम ग्रंथ लिखा और जिसे मसनवी कहते हैं। मसनवी का से तात्पर्य है कि जिसे शॉर्ट स्टोरी यानी प्रेम गाथा, संक्षिप्त प्रेम गाथा। ओके, अब यहाँ पर यह है कि इस आशिकी नामक जो मसनवी है इसमें किसकी प्रेम कहानी है? ओके, किसकी प्रेम गाथा है? तो इसमें जो आशिकी नामक जो आशिकी नामक यह मसनवी है, इसमें जो है खिज्र खां और देवल देवी की प्रेम कहानी है। ओके, यानी प्रेम गाथा है। और यह खिज्र खां के कहने पर अमीर खुसरो द्वारा आशिकी नामक जो प्रेम कथा है वह लिखा गया। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा और जान लेते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोग कभी कभी एग्जाम में अलाउद्दीन खिलजी भी ट्रिक लगा देते हैं कि अमीर खुसरो उस समय शासक अलाउद्दीन खिलजी था और अलाउद्दीन के शासन काल में ही अमीर खुसरो थे, उनके राज दरबार में थे। इसीलिए आपसे अगला प्रश्न पूछता है कि अमीर खुसरो कितने सुल्तानों का शासनकाल देखे? तो आपके ऑप्शन में रहता है 7 कि 7 सुल्तानों का शासनकाल देखे। लेकिन यहाँ पर कुछ सुल्तान एक आध दो और बढ़ जाएंगे, हम डिटेल अगले प्रश्न में आप लोगों को बता देंगे। लेकिन इतना हिंट अवश्य दे देते हैं कि यह बलबन के समय में बलबन का बड़ा पुत्र जो मोहम्मद था उसी के अधीन यह अपनी लेखनी या कविता करना प्रारंभ किए थे। और यह तुगलक वंश का जो संस्थापक थे
यानी गयासुद्दीन तुगलक उनके शासनकाल तक थे। यानी अमीर खुसरो की मृत्यु 1325 ईस्वी में हुई है। ओके, तो 1325 ईस्वी तक। तो इस प्रकार आप इतना ही जानिए कि 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा, या फिर संख्या 9 भी हो जाएगी। ओके, हम सभी सुल्तानों का नाम लिख करके आप लोगों को समझा देंगे, बता देंगे। तो अगला प्रश्न यह है कि अमीर खुसरो का जो सबसे उर्वरा काल था, कह लीजिए, या गोल्डन पीरियड जिसे आप कहते हैं, वह अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड था या शासनकाल था। तो यह भी प्रश्न आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ हम लोग डिस्कशन कर ले कि अलाउद्दीन खिलजी के अधीन था, लेकिन खिज्र खां के कहने पर आशिकी नामक प्रेम कथा या प्रेम गाथा लिखा, और इसमें खिज्र खां और देवल देवी की प्रेम कहानी है। यहाँ पर यह देख लेते हैं कि देवल देवी थी कौन, यह भी आप लोग जान लीजिए। तो अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठा तो यह 1298 ईस्वी में 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है और 1298 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण करता है। ओके, और गुजरात पर आक्रमण करता है तो स्वयं आक्रमण करने नहीं जाता है, अपितु उसके सेनापति नुसरत खां के नेतृत्व में सेना भेजता है। ओके, और यहाँ के गुजरात के जो गुजरात के शासक रहते हैं, गुजरात के जो शासक थे वह करण सिंह बघेल थे। तो करण सिंह बघेल गुजरात के शासक थे और करण सिंह बघेल पराजित हुए और अपनी पुत्री देवल देवी को लेकर के देवगिरी भाग गए, देवगिरी चले गए। देवगिरी के राजा रामचंद्र थे, रामचंद्र देव थे, इनके यहाँ जाकर के यह शरण लिए। तो राजा रामचंद्र देव ने, देवगिरी के जो राजा थे, इन्होंने शरण दिया, और यह देवल देवी जो इनकी पुत्री थी, यहाँ पर ध्यान रखना है कि देवल देवी इनकी पुत्री थी, और इनकी जो पत्नी थी, करण सिंह बघेल की जो पत्नी थी, वह कमला देवी थी। ओके, बस इतना जान लेना है आप लोगों को। तो कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग अच्छे तरह से उसे कर लेंगे। तो करण सिंह बघेल की पुत्री देवल देवी थी और इनकी पत्नी कमला देवी थी। तो कमला देवी को छोड़ करके करण सिंह बघेल अपनी पुत्री को लेकर के वह भाग गए, यानी चले गए कहाँ पर, देवगिरी चले गए, और राजा रामचंद्र देव के यहाँ जाकर के शरण लिए, और उन्होंने इन्हें बगलाना की जागीर दे दिया और वही दक्षिण में रहने लगे। जब 1307 ईस्वी में 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आदेशानुसार, यानी अलाउद्दीन खिलजी का जब दक्षिण अभियान हुआ और उसका सेनापति जो मलिक काफूर था, मलिक काफूर के नेतृत्व में अभियान हुआ और देवगिरी पर आक्रमण हुआ, देवगिरी पर आक्रमण हुआ। तो इस आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के आदेशानुसार देवल देवी को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि यह भी देवगिरी में ही शरण लिए हुए थे, बगलाना की जागीर मिला था। तो करण सिंह बघेल, यहाँ पर करण सिंह बघेल गिरफ्तार हुए, पराजित हुए और भाग निकले, और उनकी पुत्री देवल देवी गिरफ्तार कर ली गई। उस समय इस पुत्री का जो उम्र था 7 वर्ष था। ओके, और इन्हें गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया, और उस समय 7 वर्ष की यह थी देवल देवी, और 1307 में खिज्र खां की उम्र 10 वर्ष थी। ओके, तो दोनों ही एक तरह से बालक ही थे, और देवल देवी तो काफ़ी छोटी थी। और इसके बाद राजमहल में रहने लगी, और खिज्र खां, देवल देवी दोनों साथ साथ राजमहल में रहने लगे, और बाल्यकाल अवस्था में साथ साथ आदमी खेलता कूदता है, बच्चे, तो साथ साथ रहते रहते दोनों में स्नेह हो गया, प्रेम हो गया। और जब बड़े हुए तो 1315 ईस्वी में दोनों के बीच विवाह हो गया। 1315 में विवाह हो गया। इसका मतलब लगभग 14-15 वर्ष की उम्र
की अवस्था में देवल देवी का विवाह खिज्र खां के साथ हो गया और उसी विवाह के उपरांत, विवाह होने के पश्चात खिज्र खां के आदेशानुसार अमीर खुसरो ने एक आशिकी नामक मसनवी लिखा जिसे प्रेम कथा कहते हैं। ओके, तो यही इंपॉर्टेंट है आपसे कि खिज्र खां के कहने पर अमीर खुसरो ने यह आशिकी नामक प्रेम कथा या कहानी लिखा। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे संबंधित इतने जो तथ्य बनते हैं सब पर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। चाहे जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे कि देवल देवी किनकी पुत्री थी, तो करण सिंह बघेल गुजरात के जो राजा थे। ओके, और यह जब 1298 में आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का गुजरात पर पहला आक्रमण, तो करण सिंह बघेल पराजित हुए और यह देवगिरी जाके राजा रामचंद्र के यहाँ शरण लिए और पत्नी कमला देवी को गिरफ्तार कर लिया गया था पहले ही और वह दिल्ली लाई गई। कमला देवी से अलाउद्दीन खिलजी विवाह कर लिया और फिर जब पुत्री देवल देवी को गिरफ्तार किया गया तो अलाउद्दीन खिलजी के बड़े पुत्र खिज्र खां से उनका विवाह हो गया। यानी एक तरफ माता और पुत्री, कमला देवी माता और देवल देवी उनकी पुत्री, और दूसरे तरफ अलाउद्दीन खिलजी पिता और खिज्र खां उनका पुत्र। तो पिता पुत्र और माता पुत्री से विवाह हो गया। अब किस तरह के संबंध इतिहास में बनते हैं, तो यह राजतंत्र है, कोई बात नहीं है, वहाँ पर हम लोगों को डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन से संबंधित इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आपका जो आंसर होगा वह खिज्र खां के कहने पर। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुल्तान ने मिनहाजुद्दीन सिराज, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, विद्वान भी रहे हैं, मिनहाजुद्दीन सिराज को काजी, ध्यान रखना है, काजी के पद पर नियुक्त किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार एग्जाम के दृष्टिकोण से। प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं कि सुल्तान ने मिनहाजुद्दीन सिराज को काजी के पद पर नियुक्त किया था। ऑप्शन आपके सामने है अल्तुतमिश, बी कह रहा है रजिया, सी बहराम शाह और डी नासिरुद्दीन महमूद। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि मिनहाजुद्दीन सिराज को काजी के पद पर किसने नियुक्त किया था, तो वह इसका सही आंसर हो जाएगा डी नासिरुद्दीन महमूद। ओके, और नासिरुद्दीन महमूद का जो शासन काल था 1246 से 65 तक था। इसके बाद बलबन शासक बनेगा और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान अल्तुतमिश था। ओके, और यह 1210 से 1236 तक इसका शासनकाल था, 1210 से 1236 तक। इसके बाद रजिया आ जाती हैं 1236 से 40 तक। इसके बाद बहराम शाह आ जाते हैं 1240 से 42 तक। ओके, तो यह शासन काल भी आप लोगों ने देख लिया। लेकिन नासिरुद्दीन महमूद शाह मिनहाजुद्दीन के समकालीन थे। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि यह जो विद्वान थे सिराज के रहने वाले या विद्वान थे और इन्हीं को मिनहाजुद्दीन सिराज को नासिरुद्दीन महमूद ने इन्हें काजी के पद पर नियुक्त किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इन्होंने एक बुक लिखी है, उस ग्रंथ का नाम है तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और यह जो ग्रंथ है यह किसे समर्पित किए हैं, यह नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित किए। ओके, यह नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित किए हैं और इस बुक में 1260 तक का दिल्ली सल्तनत का इतिहास है। 1260 वर्ष 1260 और ग्रीष्म काल तक 1260 के ग्रीष्म काल तक का इतिहास की जानकारी किससे मिलती है, इस तबकात नासिरी से नामक बुक से मिलती है। और यह बुक नासिरुद्दीन महमूद, दिल्ली के सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को ही मिनहाजुद्दीन सिराज ने समर्पित किया था। ओके, इस बुक में ध्यान रखना, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस बुक में इन्हें नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान बताए हैं।
यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यानी नेक सुल्तान, आदर्श सुल्तान बताया है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। और नासिरुद्दीन महमूद ने इन्हें दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। और नासिरुद्दीन महमूद के समकालीन मिनहाजुद्दीन सिराज थे। इतने पॉइंट हुआ कि मिनहाजुद्दीन सिराज के बुक का नाम तबकाते नासिरी। मिनहाजुद्दीन सिराज नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत के शासक नासिरुद्दीन महमूद के समकालीन थे और नासिरुद्दीन महमूद ने इन्हें काजी के पद पर नियुक्त किया था। और मिनहाजुद्दीन सिराज इस तबकाते नासिरी बुक को नासिरुद्दीन महमूद को समर्पित किया था। और इसमें 1260 तक का इतिहास वर्णित है। और इसमें नासिरुद्दीन महमूद को एक दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान बताया है या नेक सुल्तान बताया है। और दूसरा एक क्वेश्चन आपसे बनता है कि नासिरुद्दीन महमूद जो है कुरान की प्रतियां लिखते थे। ओके, यह जो है कुरान जो इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, कुरान की यह प्रतियां लिखते थे और उसे मार्केट में, ओके, और उसका मार्केट में उसे सेल करवाते थे, उसका विक्रय करवाते थे। और उससे जो आय होती थी उसे अपने निजी खर्च पर यानी निजी जीवन पर खर्च करते थे। और टोपियां भी सिलते थे। इस्लाम धर्म में टोपी का भी महत्वपूर्ण स्थान है। तो नासिरुद्दीन महमूद एक नेक सुल्तान था और मिनहाजुल सिराज इनके समकालीन थे। इनके राज दरबार में भी थे और काजी के पद पर भी इन्हें नियुक्त किया गया था। और उन्हें तबकात नासिरी नामक बुक लिखा है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर नासिरुद्दीन महमूद होगा। और इस प्रश्न के साथ साथ हम लोगों ने इतने तथ्यों को पर भी एक्स्ट्रा डिस्कशन किया। ओके, और इतने संदर्भों से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि तबकात नासिरी नामक बुक किसने लिखा है, तब भी मिनहाजुद्दीन सिराज। और तबकात नासिरी बुक किसको समर्पित है, नासिरुद्दीन महमूद। तबकात नासिरी में दिल्ली के किस सुल्तान का विशेष वर्णन किया गया है, तब भी आंसर होगा नासिरुद्दीन महमूद। ओके, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन से संबद्ध नहीं था। ओके, यानी भूमि मापन का कार्य किसने नहीं करवाया और किसमें, राजस्व निर्धारण में। प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन से संबद्ध नहीं था। ओके, तो देख लिया जाए कि भूमि मापन राजस्व निर्धारण के लिए भूमि का माप किन किन सुल्तानों द्वारा करवाया गया और किसके द्वारा नहीं करवाया गया, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी कह रहा है सिकंदर लोदी और ऑप्शन डी है शेर शाह सूरी। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है, अलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी शासक है इसने भूमि की माप करवाया है। भूमि की माप इसने करवाया है, ये तो सही बात है। ओके, गयासुद्दीन तुगलक जो है यह भूमि की माप नहीं इसके समय में हुआ है, इसने भूमि मापन का कार्य यानी मसाहत का कार्य नहीं करवाया। सिकंदर लोदी भी भूमि का माप करवाया, भूमि की माप इसने भी करवाया है, ये भी सही है। शेर शाह सूरी भी भूमि की माप करवाया है, भूमि की माप करवाया है। ओके, इसका मतलब यह है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में भी भूमि का माप हुआ है और तब राजस्व का निर्धारण किया गया। सिकंदर लोदी भी और शेर शाह सूरी भी, यह तीनों शासक भूमि की माप करवाए हैं। लेकिन यहाँ पर गयासुद्दीन जो तुगलक है भूमि की माप नहीं करवाया है। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि किस सुल्तान ने करा है, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन से संबद्ध नहीं था। तो गयासुद्दीन तुगलक नहीं था, इसका जो आंसर होगा वह गयासुद्दीन तुगलक होगा। ओके, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि सिकंदर लोदी का गज सिकंदरी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भूमि मापन के लिए और शेर शाह सूरी के समय तक चलता रहा और शेर शाह ने थोड़ा मॉडिफाई करके जरीब को ला दिया भूमि के मापन के लिए। और अलाउद्दीन खिलजी
ने जो है कि विश्वा को माना था, और विश्वा को माना था, विश्वा को माना था, और 20 विश्वा बराबर क्या होता था, 1 बीघा इसने माना था। ओके, 1 बीघा इसने माना था। तो विश्वा शब्द का सबसे पहले प्रयोग अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ, और यह विश्वा शब्द आज भी भूमि मापन के क्षेत्र में किसी न किसी रूप में चल ही रहा है। ओके, और यह सिकंदर लोदी गज ए सिकंदरी पैमाना को लाया था, और शेर शाह के समय में जरीब शब्द भी आ गया। ओके, तो जरीब, इस प्रकार जो है भूमि मापन से संबंधित अलाउद्दीन खिलजी भी रहा है, सिकंदर लोदी भी रहा है, और शेर शाह सूरी भी रहा है। इसमें गयासुद्दीन तुगलक नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक के समय में भूमि मापन का कार्य नहीं हुआ। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, जब उसने राज्यत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है। ओके, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न को फिर हम लोग एक बार देख लेते हैं। जब उसने राजत्व यानी किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत यानी इस्लामिक नियमों से, ओके, शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी यानी इतिहासकार बर्नी, ओके, ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा। तो यह ऑप्शन में कह रहा है इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, और ऑप्शन डी कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो सही आंसर है वह डी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। और बर्नी यह स्टेटमेंट क्यों कहा है वह देख लिया जाए कि मोहम्मद बिन तुगलक जब गद्दी पर बैठा तो वह एकदम स्वतंत्र था। कब गद्दी पर बैठा, 1325 से 1351 तक इसका शासनकाल था। आप लोग जानते रहिएगा, कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। और यह तुगलक वंश का दूसरा शासक था। ओके, तो मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक इसका शासनकाल था। और मोहम्मद बिन तुगलक जब गद्दी पर बैठा, हालांकि यह बड़ा ही तुगलक शासकों में बड़ा ही योग्य और पढ़ा लिखा था, या यूँ कह लीजिए दिल्ली सल्तनत के शासकों में यह सबसे योग्य पढ़ा लिखा विद्वान था। ओके, और मोहम्मद बिन तुगलक इसीलिए योग्यता को महत्व देता था। शासन सत्ता में इसने इस्लाम धर्म के प्रति इसका झुकाव नहीं रहा, अपितु यह साम्राज्य को संचालित करने के लिए, ओके, यह सभी धर्म के, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी धर्म के योग्य व्यक्तियों को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया साम्राज्य में। और यह सहिष्णु विचारधारा का था, लिबरल था, उदारवादी विचारधारा का था, और शासन सत्ता से इस्लाम धर्म के व्यक्तियों, जैसे उलेमा कह लीजिए, मौलवी कह लीजिए, इस्लाम धर्म के धार्मिक व्यक्तियों को दूर रखा, यानी हावी नहीं होने दिया। इसलिए इसके समय में भी शासन सत्ता में, इसके समय में भी इस्लाम धर्म के धार्मिक जो व्यक्ति हैं वह नाराज हुए। बर्नी भी थोड़ा नाराज रहता है। बर्नी हालांकि इसके समय में 17 वर्षों तक नादिम था, लेकिन अब सुल्तान से नाराज है तो खुल के बोल भी नहीं सकता है कोई भी व्यक्ति, राजतंत्र है। ओके, तो राजा के अगेंस्ट कोई जा भी नहीं सकता। इसीलिए बर्नी कहता है कि यानी मोहम्मद बिन तुगलक जब उसने राजत्व प्राप्त किया यानी गद्दी पर बैठा, तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। उस पर कोई अंकुश नहीं था शरीयत का। ओके, यानी इस्लाम धर्म के शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था, वो नहीं मानता था। इसीलिए यह कथन बर्नी किसके लिए कहा है, मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। अब रह गई बात कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल को हम लोग दो भागों में, शासन काल को दो भागों में बांट करके देखते हैं। कारण क्या है कि जो फर्स्ट फेज है, पहला चरण है, प्रथम
और दूसरा है द्वितीय। दो फेज में। प्रथम चरण में धार्मिक व्यक्तियों और धार्मिक लोगों से, धर्म गुरुओं से यह दूरी रहा। ओके, खलीफा को भी मान्यता नहीं दिया, तो धर्म से भी दूर रहा और खलीफा को भी मान्यता नहीं दिया, खलीफा से भी दूरी बनाए रखा। ओके, धर्म को हावी नहीं होने दिया। लेकिन द्वितीय फेज में, यानी आप कह लीजिए कि 1338-39 के बाद जब इसकी सारी योजनाएं, जैसे आप देख लीजिए दोआबा में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा, खुरासान अभियान, सारे असफल हो गए। कृषि के वो फसल चक्र जो सिस्टम था, प्रणाली था, वह भी सफल, लगभग सारी योजनाएं असफल हो गई और इसके साम्राज्य में विद्रोह होने लगा। तब द्वितीय चरण में इसका झुकाव फिर इस्लाम धर्म की ओर हुआ और फिर खलीफा की ओर हुआ। ओके, तो इसलिए खलीफा की ओर हुआ। इसलिए जो द्वितीय चरण है, यानी आप ऐसे कह सकते हैं 1340 से यह इस्लाम धर्म की ओर झुका हुआ और फिर खलीफा को भी दिल्ली, मिस्र से खलीफा को भी दिल्ली बुलवाया और अपने पद की मान्यता को प्राप्त किया, सिक्के पर उन पर नाम अंकित करवाया। तो कहने का मतलब यह है कि शासन का द्वितीय फेज जो है इस्लाम धर्म की ओर झुका हुआ। प्रारंभिक जब गद्दी पर बैठा तो इस्लाम धर्म से, शरा के नियमों से दूर रहा, शरा के नियमों के अकॉर्डिंग शासन नहीं किया, अपनी योग्यता के बल पर इसने शासन किया। लेकिन इसकी योजनाएं जब असफल होने लगी तब इसका झुकाव धर्म की ओर गया। तब फिर खलीफा से अपने पद की मान्यता लिया और शरा के नियमों को फॉलो करने लगा। तो यह स्टेटमेंट बर्नी का जो है मोहम्मद बिन तुगलक के लिए है। ओके, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है अमीर खुसरो का सबसे स्वर्णिम काल था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीर खुसरो का सबसे स्वर्णिम काल था, यानी गोल्डन टाइम, किस शासक का? ऑप्शन कह रहा है बलबन का शासनकाल। ओके, बी कह रहा है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का शासनकाल, सी कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी का काल, और डी कह रहा है, ऑप्शन डी कह रहा है मुबारक खिलजी का काल अथवा शासनकाल। तो इन चार शासकों का नाम दिया गया है। इसमें से सबसे उर्वरा काल यानी स्वर्णिम काल या गोल्डन टाइम अमीर खुसरो का किसका शासनकाल था? यही आंसर चाहिए और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह एग्जाम के दृष्टिकोण से और इम्पॉर्टेंट है। ओके, नॉलेज के लिए तो है ही है, एग्जाम के लिए और यह इम्पॉर्टेंट बन जाता है। अब देखिए, बलबन गुलाम वंश का शासक था, बलबन गुलाम वंश का शासक था और 1265 से 87 तक इसका शासनकाल था। तो इसी बलबन के शासनकाल में अमीर खुसरो अपनी कविता प्रारंभ किया, यानी एक कवि के रूप में जो कार्य प्रारंभ किया वह बलबन के शासनकाल से किया। यह भी प्रश्न आपसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और बलबन के बड़े पुत्र मोहम्मद के अंडर में रह करके वह कविता करना प्रारंभ किया, यानी विद्वता का जो काम था बलबन के शासनकाल से। इसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जो टाइम पीरियड है 1290 से 96, इनके भी समय में था अमीर खुसरो, इनके भी शासनकाल को देखा। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक, यह लगभग 20 वर्ष तक का जो शासनकाल था अलाउद्दीन खिलजी का, यही स्वर्णिम काल था। तो अलाउद्दीन का जो शासनकाल था सबसे उर्वरा काल था, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी होगा। ओके, और सबसे अधिक रचनाएं अलाउद्दीन के शासनकाल में ही अमीर खुसरो के द्वारा किया गया। और आगे लास्ट में कह रहा है मुबारक खिलजी का काल। तो मुबारक खिलजी भी खिलजी वंश का शासक था और अलाउद्दीन खिलजी का यह पुत्र था। तो इसके भी समय में यह थे और इनका जो शासनकाल था 1316 से लेकर के 1320 ईस्वी तक। तो 1316 से 1320 ईस्वी तक का जो शासनकाल था वह मुबारक खिलजी का था, मुबारक खिलजी के भी समय में थे। ओके, और इसके अलावा अगर देखा जाए
तो मुबारक खिलजी के बाद जो है नासिरुद्दीन खुसरो शाह जो अंतिम शासक था खिलजी वंश का, उसके भी समय में थे। इसके बाद जो है तुगलक वंश के फाउंडर गियासुद्दीन तुगलक के शासन काल में भी थे, क्योंकि 1325 ईस्वी में अमीर खुसरो की मृत्यु होती है। यह भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। 1325 ईस्वी में अमीर खुसरो की मृत्यु हुई। ओके, तो यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसके समय में? तो तुगलक शासनकाल में इनकी मृत्यु होती है। इस प्रकार अलाउद्दीन का शासनकाल 20 वर्षों का जो था, यह अमीर खुसरो के जीवन का सबसे स्वर्णिम काल अथवा गोल्डन टाइम था। ओके, तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 20 वर्ष का शासनकाल। और इन शासकों का बलबन का शासनकाल इसने देखा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का काल इसने देखा, अलाउद्दीन खिलजी का काल देखा, मुबारक खिलजी का काल देखा, और फिर अलाउद्दीन के बाद जो है शिहाबुद्दीन उमर लगभग 1 महीने तक था, तो उसका भी शासनकाल देखा। इसके बाद मुबारक खिलजी आ जाते हैं, और फिर नासिरुद्दीन खुसरो शाह आएंगे, उनका भी शासनकाल देखेगा। और बलबन के बाद कैकूबाद और शमसुद्दीन ट्यूमर्स जो गद्दी पर बैठे, उनका भी शासनकाल देखा। इस प्रकार अगर देखा जाए तो 4 यह मतलब बलबन के बाद कैकूबाद आ जाएगा, कैकूबाद के बाद शमसुद्दीन ट्यूमर्स जो गुलाम वंश का अंतिम शासक था। तो बलबन के बाद 3 शासक ये हो गए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 4 शासक हो गया, और फिर अलाउद्दीन खिलजी 5 शासक हो गए। अलाउद्दीन खिलजी के बाद शिहाबुद्दीन उमर लगभग 1 महीने तक था, तो 6 शासक हो गए। फिर मुबारक खिलजी का शासनकाल 7वां शासक हो गया। फिर इसके बाद मुबारक खिलजी के बाद नासिरुद्दीन खुसरो शाह आएगा, तो 8वां हो जाएगा। और फिर तुगलक वंश का फाउंडर संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक 9 शासक हो जाएंगे। इस प्रकार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ऑप्शन में 7 ही रहता है, आप 7 मारते हैं। अगर 9 रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा, तब 8 या 9 मारेंगे, मैक्सिमम 9 लिख करके। अगले प्रश्न में हम लिख करके सबको दिखा देंगे, ठीक है। लेकिन बता भी दिए कि बलबन के बाद कैकूबाद के बाद शमसुद्दीन ट्यूमर्स 3 हो गए। फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इसके बाद शिहाबुद्दीन उमर आएगा, इसके बाद मुबारक खिलजी के बाद नासिरुद्दीन खुसरो शाह आएगा, और इसके बाद गियासुद्दीन तुगलक आएगा। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और इस अमीर खुसरो इस प्रश्न को लेकर के हम लोगों ने इतने फैक्ट्स को देखे, इतने तथ्यों को देखे, और इतने रेफरेंस से भी और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमीर खुसरो किसका शासनकाल नहीं देखा, तो इनमें से रहेगा, फिर एक आध शासक एक्स्ट्रा कर देगा, तुगलक वंश का डाल देगा, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक दे देता है कि किसका शासनकाल नहीं देखा, तो गियासुद्दीन तुगलक के बाद का शासनकाल नहीं देखेगा। ओके, हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे कारागार से तात्पर्य बंदीगृह, किसे कारागार में बंद करने का आदेश दिया था? ऑप्शन ए कह रहा है इब्न बतूता को, ऑप्शन बी जियाउद्दीन बर्नी को, ऑप्शन सी है इशामी को, और ऑप्शन डी है बदायूनी को। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा वह इब्न बतूता होगा। इब्न बतूता को कारागार में बंद करने का आदेश दिया था। क्यों? क्योंकि इब्न बतूता जो है, यह यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, यह मोरक्को का रहने वाला था, मोरक्को देश का रहने वाला था। अफ्रीका महाद्वीप में यह देश पड़ता है, मोरक्को का रहने वाला था। और यह मोहम्मद बिन तुगलक के ही समय में भारत आया था। ओके, 1333-34 में, 1333-1334 में आया था। हालांकि भारतीय सीमा में 33 में आया, दिल्ली पहुंचा मार्च 34 में, दिल्ली या मार्च 34 में पहुंचता है। ओके, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी के पद पर भी
काजी के पद पर भी इसकी नियुक्ति किया था, काजी के पद पर भी नियुक्त किया था। और यह एक निर्दोष व्यक्ति को दंड सुना दिया था, सजा दे दिया था, जिसके कारण मोहम्मद बिन तुगलक नाराज हो गया। ओके, और इनको इब्न बतूता को बंदी गृह में डाल दिया, बंदी गृह में डाल दिया। और यह लगभग 3 सप्ताह तक, लगभग 1 माह तक यह बंदी गृह में थे, लगभग 1 माह तक। हालांकि एग्जैक्ट जो समय है 3 सप्ताह है, 3 सप्ताह के तक यह बंदी गृह में थे। इसके बाद फिर मुक्त किया और पुनः इन्हें काजी के पद पर, दिल्ली के काजी के पद पर नियुक्त किया। तो यह इतने पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो बंदी गृह में देखिए, काजी के पद पर भी नियुक्त किया, बंदी गृह में भी डाला। इसका मतलब है कि मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही साइंटिफिक विचारधारा का व्यक्ति था, पढ़ा लिखा था। ओके, लेकिन बात अलग है कि उसकी जो योजनाएं हैं असफल हो जा रही थी, दूरदर्शिता का थोड़ा अभाव था। वह इस गद्दी पर बैठा तो इस्लाम धर्म यानी शरा के नियमों या इस्लामिक धर्म कानूनों के अनुसार शासन सत्ता नहीं किया, अपितु अपने शासनकाल के उत्तरवर्ती यानी अंतिम समयों में वह उसका झुकाव जो है फिर धर्म की तरफ गया। और फिर खलीफा को भी उसने, खलीफा के पद के को भी उसने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, उन्हें दिल्ली बुलाया। तो सब मिलाकर के कहने का तात्पर्य है कि मोहम्मद बिन तुगलक अपने शासनकाल के प्रारंभिक समयों में वह इस्लाम धर्म के नियमों से पूरी तरह स्वतंत्र था, जिसका उल्लेख बर्नी भी करता है। और लेकिन अंतिम समय में जब उसकी योजनाएं विफल होने लगी तो उत्तरवर्ती काल में यानी 1338-39 के बाद उसका झुकाव जो है इस्लामिक धर्म के तरफ गया। फिर शरा के अनुसार वह शासन करने लगा, फिर खलीफा से भी पद की मान्यता लिया। तो यह इब्न बतूता इसके समय में आया। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि इब्न बतूता भारत कब आया, तो शताब्दी दे देता है। तो 1333 का मतलब 14वीं शताब्दी, ध्यान रखिएगा, 14वीं शताब्दी में यह भारत आया था। तो इतने पॉइंट आपके बने कि इब्न बतूता से मोरक्को देश का रहने वाला था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया। ओके, भारत आने का इसका समय है 14वीं शताब्दी यानी 1333, और दिल्ली पहुंचा मार्च 1334 में। ओके, और मोहम्मद बिन तुगलक इसे काजी के पद पर नियुक्त किया और नाराज हो गया तो बंदी गृह में भी डाला। और इनको आगे चल करके अपना दूत बना करके, राजदूत एम्बेसडर के रूप में चीन भी भेजा। और चीन से जब ये वापस आए तो फिर आज्ञा लेकर के अपने देश मोरक्को लौट गए। ओके, मोरक्को लौट गए। इतने इम्पॉर्टेंट यह पॉइंट है। आगे हम लोग देख लेते हैं तो इसका सही आंसर क्या होगा, इब्न बतूता। अगले पर देख लेते हैं, जियाउद्दीन बर्नी भी मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन रहा है और 17 वर्षों तक उनका सलाहकार रहा है। इशामी भी मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन रहा है। बदायूनी के बारे में अगर जान लेते हैं तो बदायूनी मुगल काल से संबंधित रहा है। यह एग्जाम में पूछा जाता है, मुगल काल से संबंधित रहा है। और वह भी स्पेशली अगर बात किया जाए तो मुगल बादशाह अकबर, मुगल बादशाह अकबर के काल से यह रिलेट रहा है बदायूनी, और धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ओके, तो इस प्रश्न के रेफरेंस में हम लोग इतने तथ्यों का भी एक्स्ट्रा हम लोगों ने स्टडी किया और इतने तथ्यों से भी आपसे प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। ओके, प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। प्रश्न को एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। ऑप्शन कह रहा है ए बादशाह हुमायूं, बी कह रहा है बादशाह अकबर, ऑप्शन सी है बादशाह शाहजहां, और ऑप्शन डी कह रहा है बादशाह औरंगजेब। ओके, तो इसका सही जो आंसर होगा बादशाह अकबर होगा। ओके, इसका सही जो आंसर होगा बादशाह अकबर होगा। बादशाह अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया गया था, कहाँ से, जौनपुर से। अब इस बात पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन ऐसा इस्लाम धर्म का धार्मिक व्यक्ति था जो मुगल बादशाह अकबर के विरुद्ध फतवा जारी कर दिया और क्यों किया, कारण क्या था। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं
कि जौनपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वर्तमान में, जौनपुर जो उत्तर प्रदेश का यूपी का एक जिला है और गोमती नदी के किनारे स्थित है। यहाँ के जो एक काजी थे, काजी इस्लाम धर्म के जो न्यायिक कार्य देखते थे, ओके, धर्म के व्याख्याता भी होते हैं काजी। एक काजी का नाम था मुल्ला मोहम्मद यजदी, ओके, इनका नाम था मुल्ला मोहम्मद यजदी। तो मुल्ला मोहम्मद यजदी के द्वारा फतवा जारी किया गया था, किसके विरुद्ध? अकबर के विरुद्ध। तो इस व्यक्ति का भी नाम आपसे पूछ देता है, ओके, एग्जाम में आता भी है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसने जारी किया फतवा। तो मुल्ला मोहम्मद यजदी। आपके कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन में सिर्फ मुल्ला यजदी ही नाम प्रिंट रहता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। शॉर्ट में काजी मुल्ला यजदी ने बादशाह अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया था। अब फतवा जारी करने का कारण क्या था? कारण यह था कि मुगल बादशाह अकबर सहिष्णु विचारधारा का था, लिबरल था, उदारवादी विचारधारा का था। उसके पीछे कारण बहुत है, अकबर के टॉपिक में डिटेल हम लोग देख लेंगे। और वह हिंदू राज परिवार से विवाह भी किए थे। पहला विवाह आमेर राजा भारमल कछवाहा जो सरदार थे, ओके, उनकी पुत्री से हुआ था। तो इस प्रकार जो धार्मिक, जिन्हें जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता है, मरियम उज्जमानी भी नाम है, हीर कुंवर भी उनका नाम है, ओके, हरकाबाई के भी नाम से जाना जाता है। तो उनकी पुत्री से विवाह किए। इसके बाद हिंदू धर्म से भी काफ़ी प्रभावित हुए। और एक प्रश्न आप लोग जानते होंगे कि 1575 ईस्वी में इबादत खाने की स्थापना करवाए फतेहपुर सीकरी में, आगरा में। पहले इस्लाम धर्म के धार्मिक गुरुओं को वहाँ पर आह्वान किए और इस्लाम धर्म के नियमों और वास्तविकताओं को जानने का प्रयास किया। इसके बाद उससे संतुष्ट नहीं हुए तो हिंदू धर्म, पारसी धर्म, जैन और फिर ईसाई मिशनरियों के धार्मिक गुरुओं को भी बुलाए। तो यही कारण था कि उनका हिंदुओं के प्रति झुकाव, उदारवादी विचारधारा, औरंगजेब की तरह कट्टर मुस्लिम नहीं थे। इसीलिए जो धार्मिक गुरु होते हैं, जो अपने धर्म के प्रति जो शासक का झुकाव नहीं रहता है, अपने धार्मिक नियमों के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, तो उनसे लोग नाराज हो जाते हैं। इन्हें इलाही नामक एक नया धर्म चलाए थे और 16 एक कुल में इनका विश्वास था, यानी सभी को साथ लेकर के चलना, एकता में विश्वास रखते थे, जिसके कारण ही मुल्ला यजदी नाराज हो गए थे, ओके, और इन्होंने अकबर के विरुद्ध फतवा जारी कर दिया था। और यहाँ तक कि अकबर के सिक्के पर आप लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, राम सीता की आकृति भी उत्कीर्ण करवाए। और हिंदू राज परिवार में विवाह किए तो राजमहल में मूर्ति पूजा की भी छूट दे दिए, जो इस्लाम धर्म में वर्जना है। यही सब कारण था कि इनके 16 कुल या फिर उदारवादी विचारधारा से जो धार्मिक गुरु थे, जैसे इनके समकालीन एक इतिहासकार भी थे, वो थे बदायूनी, ओके, पूरा नाम था अब्दुल कादिर बदायूनी। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, वह भी नाराज रहते थे अकबर से। यही कारण था कि मुल्ला यजदी जो है बादशाह अकबर के विरुद्ध फतवा जारी कर दिए, और फतवा जारी करने वाले यही व्यक्ति थे, इसीलिए आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया? बादशाह अकबर। अगला क्वेश्चन, किसने फतवा जारी किया था? तो काजी मुल्ला यजदी, और पूरा नाम इनका है मुल्ला मोहम्मद यजदी, ओके। तो इस सेशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिन पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, और फिर इसी तरह इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।